बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज चर्चा करेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ट है या कृष्णमूर्ति पद्धति बेस्ट है। ये प्रश्न बहुत से मित्र करते रहते हैं कि हम वैदिक सीखें या कृष्णमूर्ति पद्धति सीखें, या दोनों में से कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है जिसे हम सीख लें और बहुत अच्छे फलादेश हम करें। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपके प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न, दोनों में से कौन सी पद्धति बेस्ट है? और यही आखिरी प्रश्न भी है, समझ लीजिए। तो आप लोगों को यह समझना होगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष का मूल है। 27 नक्षत्रों की व्याख्या, राशियों की व्याख्या, भावों की व्याख्या, ग्रहों की व्याख्या, ये सभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मूल है। कृष्णमूर्ति पद्धति में भी इन्हीं बातों का इस्तेमाल होता है, कोई अंतर नहीं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी 27 नक्षत्रों की बात करती है, कृष्णमूर्ति पद्धति भी 27 नक्षत्रों की ही बात करती है। कृष्णमूर्ति पद्धति कोई 40 नक्षत्रों की बात नहीं करती। बस अंतर इतना है कि कृष्णमूर्ति पद्धति उन 27 नक्षत्रों के अलावा नक्षत्रों के सबलॉट्स की भी बात करती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र है सिर्फ, और कृष्णमूर्ति पद्धति में हर एक नक्षत्र के 9 भाग है सबलॉट के तौर पे, जो फलादेश में सूक्ष्मता देता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उसी भाव को वरीयता देते हुए हम व्याख्या करते हैं कि ग्रह तीसरे भाव में बैठा है, इसका फल ये होगा। कृष्णमूर्ति पद्धति ये नहीं करती। कृष्णमूर्ति पद्धति ये देखती है कि तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह किस भाव का मालिक है, किस भाव का लॉर्ड है, और तीसरे भाव में बैठकर किसके नक्षत्र में बैठा है, और वो नक्षत्र लॉर्ड किस भाव का लॉर्ड है, और वो नक्षत्र खुद कहाँ बैठा है। तो आप इसे यूं समझ सकते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कृष्णमूर्ति पद्धति में फलादेश की सूक्ष्मता थोड़ी ज्यादा है। हालांकि तर्क वितर्क की खातिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी सूक्ष्म बातें हैं जिसका आकलन आप कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो किसी काम नहीं आते आपके। बहुत सी चीजें हैं, अर्गला है, मांडी है, गुलिका है, षोडशवर कुंडलियां है, और भी बहुत सी बातें। लेकिन उसके बावजूद कृष्णमूर्ति पद्धति आपको सरलता से फलादेश के उस मुख्य बिंदु तक पहुंचा देती है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप मांडी को पकड़कर किसी भाव में बैठे हुए ग्रह के स्वभाव को नहीं पकड़ सकते। षोडशवर कुंडलियां भी जातक के स्वभाव को समझने में मदद करती है। षोडशवर कुंडली जैसे D9, D10, D3, इस तरह 16 कुंडलियां होती हैं, तो ये जातक के स्वभाव को समझने में आपकी मदद करती है। टू दी पॉइंट, दशा अंतरदशा के अनुसार क्या फल आपके सामने आने वाला है, ये षोडशवर कुंडलियां नहीं बताती। कृष्णमूर्ति पद्धति में सबसे सरलता जो है वो ग्रह की कनेक्टिविटी है। ग्रह किन भावों से संबंध बना रहा है, किसके द्वारा दृष्ट है, और एक ग्रह किसके नक्षत्र में है और किसके सबलॉर्ड में है। अब यहाँ एक डिफरेंस और समझ लीजिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्यादा हद तक यही देखता है कि कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में है और उसका सबलॉर्ड क्या है। और कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार नक्षत्र के अनुसार घटना घटती है और उसका सबलॉर्ड जो है पास फेल का निर्णय करता है। यानी कोई भी काम अगर आप करते हैं तो नक्षत्र के माध्यम से काम होगा, और उसका सबलॉर्ड जो है आपको उस काम में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, इस चीज को बताता है आपके सामने। वैदिक इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जरा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से फलादेश नहीं होता, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी फलादेश होता है, और आज से 100 साल पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही थी और बहुत अच्छे अच्छे फलादेश किए गए थे। लेकिन वर्तमान समय में कृष्णमूर्ति पद्धति आपको फलादेश करने में ज्यादा सहायता करती है, ज्यादा सूक्ष्म फलादेश तक ले जाती है। या मैं ये कहूं कि कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से आप ज्यादा सरलता से फलादेश कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी फलादेश किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी कठिन पद्धति है, और कहीं ना कहीं आज की तारीख में सीमाबद्ध भी है, आपको उत्तर नहीं मिल रहा। तो जो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी पद्धति सीखें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखें या कृष्णमूर्ति पद्धति सीखें, तो उनको मैं ये कहूंगा
कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स को पहले सीखिए, उसके बाद कृष्णमूर्ति पद्धति आप सीख पाएंगे, या कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से आप फलादेश कर पाएंगे। अगर आपने वैदिक के बेसिक को नहीं समझा या ज्योतिष के बेसिक को नहीं समझा, तो कृष्णमूर्ति पद्धति ही क्यों, दुनिया की किसी भी पद्धति से आप फलादेश नहीं कर पाएंगे। मेरे पास अमूमन मैसेज आते हैं, सर टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकालते हैं, इवेंट मैचिंग कैसे करते हैं, वो सीखना है हमें। ये चाह या इच्छा इसी प्रकार की है कि किसी क्रिकेट के कोच के पास आप जाएं और आप उन्हें कहें कि सर मुझे सेंचुरी कैसे बनाते हैं, वो सीखना है। छक्का कैसे मारते हैं, चौका कैसे मारते हैं, वो हमने सीखना है, और शतक बनाना सीखना है। बल्लेबाजी के बेसिक्स को हमने नहीं सीखना, वो क्या करेंगे हम सीख के। सेंचुरी मारेंगे तो लोग तालियां मारेंगे ना, बेसिक में कौन तालियां मारेगा। आपने डिफेंस किया, कौन ताली मार रहा है। अब चौका मारेंगे तभी ना लोग तालियां बजाएंगे, छक्का मारेंगे उठा के तभी ना तालियां बजाएंगे। आप डिफेंस कर रहे हैं बहुत अच्छा, कौन तालियां बजाता है। खास करके आज की तारीख में तो कोई नहीं बजाता, पहले बजा देते होंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब तक आप डिफेंस करना नहीं सीखेंगे तब तक आप मारना भी नहीं सीखेंगे। बॉक्सिंग के खेल में भी यही बात है। बहुत अच्छा बॉक्सर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको डिफेंस भी सीखना होगा। बॉक्सिंग में जो खड़े होने की पद्धति है, जो इस तरीके से इस हाथ को अपने इस साइड को डिफेंस करते हैं और इस हाथ से फाइट करते हैं, और ये हाथ जो बेसिकली डिफेंस के लिए होता है और ये हाथ मारने के लिए होता है। तो बॉक्सिंग में भी डिफेंस पहले सीखते हैं, अपने शरीर को पहले डिफेंस मोड में लाया जाता है, तभी आप अटैक करते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति, दोनों को सीखना होगा आपको। आप किसी एक पद्धति को चूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि कृष्णमूर्ति पद्धति में सीख लूं, मास्टर बन जाऊं। तो वैदिक के जो बेसिक्स है वो अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप केपी में मास्टर नहीं बन पाएंगे। आपको इस सत्य को समझना होगा कि कृष्णमूर्ति जी ने भी 27 नक्षत्रों, 12 राशियों, 12 भावों और 9 ग्रहों पर ही रिसर्च किया था। कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा नहीं है कि 12 राशियां, 12 भाव, 9 ग्रह नहीं है, 27 नक्षत्र नहीं है, ये कोई अलग विद्या है। कृष्णमूर्ति जी ने या कृष्णमूर्ति पद्धति में थोड़ा फलादेश करने का तरीका अलग है, जरा सा अंतर है, नजरिया अलग है। लेकिन आप बेसिक जब तक नहीं सीखेंगे तब तक केपी से आप फलादेश नहीं कर पाएंगे। और वो इवेंट मैचिंग, टाइमिंग ऑफ इवेंट सीखने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आप कभी ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी टाइमिंग ऑफ इवेंट और इवेंट मैचिंग नहीं सिखा पाएगा जब तक आप बेसिक्स नहीं सीख पाएंगे। ज्यादातर आजकल सीखने वालों की डिमांड होती है शादी की तारीख कैसे निकाले, नौकरी कैसे निकाले, बस ये 2-3 चीजें हमें बता दीजिए। तो मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं और भटक के वापस चले जाते हैं। मैं उनको कभी भी एडमिट नहीं करता अपने पास, चले जाते हैं कहीं और सीखने। कई लोग ले लेते हैं कि हाँ हाँ हम सिखा देंगे, लेकिन मैं नहीं सिखाता। मैं उनको एडमिट भी नहीं लेता अपने पास, क्योंकि उनको ज्योतिष सीखने में कोई रुचि नहीं होती। उनको अगर मैं बताऊंगा कि चर स्थिर दी स्वभाव की राशियां कौन सी होती हैं तो वो सुनेंगे ही नहीं। कौन सी राशि अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व की है, उनको समझाने की कोशिश करूंगा तो वो सुनेंगे ही नहीं। उनको अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, चर स्थिर दी स्वभाव, इससे कोई लेना देना नहीं है। नौकरी की तारीख कैसे निकालनी है वो बताइए हमें, टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकालना है, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख लें कि कृष्णमूर्ति पद्धति सीख लें, उनको मैं कहूंगा ज्योतिष सीखिए। ज्योतिष में बहुत से तरीके हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, ज्योतिष सीखिए। ज्योतिष को बेसिक से शुरू कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि प्रथम भाव और द्वितीय भाव की जो व्याख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है वही व्याख्या कृष्णमूर्ति पद्धति में भी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी दूसरा भाव धन का भाव कहलाता है और कृष्णमूर्ति पद्धति में भी दूसरा भाव धन का ही भाव कहलाता है। हालांकि कुछ ओवर स्मार्ट्स लोगों ने, खेल करने वालों ने, जो लोग खेलते हैं चीजों से अपने तरीके से, गलत तरीके से, नकारात्मक तरीके से, छठे भाव को धन भाव बना दिया है। ऐसा बोलने वाले भी मूर्ख हैं, और जो ये मान के बैठे हुए कि छठा भाव धन भाव होता है वो भी मूर्ख है। क्योंकि एक मूर्खता को फॉलो करेंगे तो आप भी तो मूर्ख ही पैदा होंगे, आप भी तो मूर्ख ही बनेंगे, वाइस कहां से हो जाएंगे। वो भी एक अजीब सा तर्क है कि छठे भाव से नौकरी मिलती है तो धन आता है। छोड़िए, जाने दीजिए, ये तर्क कुतर्क चलते रहते हैं ज्योतिष जगत में। तो कृष्णमूर्ति पद्धति और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट तो है, देखने के नजरिए में अंतर है, फलादेश करने के तरीके में अंतर है, लेकिन दोनों में से बेस्ट कोई नहीं है। यानी आप ये जानना चाहें कि दोनों में बेस्ट कौन है तो ये मुश्किल उत्तर है।
आपको वैदिक के बेसिक को समझते हुए कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से फलादेश करना होगा। कृष्णमूर्ति पद्धति फलादेश में और सूक्ष्मता लेकर आती है, बस इतनी सी ही बात है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं यहाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।